जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपसे स्वस्थ आनंद होंगे। आज की क्लास में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 विद्युत का एक ही क्लास में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। यानी इस क्लास को करने के बाद में आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी अलग से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसमें हम लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। यानी विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ के इसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कि इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। क्यों आपका यहाँ पे कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर होता है NE। क्यू बराबर NE, जहां पे N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E ये पदार्थ का मूल आवेश है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि क्यू बराबर NE होता है जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा E मूल आवेश है। E क्या है? E मूल आवेश है और E का जो मान होता है या 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि E बराबर कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे Q बराबर NE से संबंधित न्यूमेरिकल को। अब इसके बाद में हम Q बराबर NE फार्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी पदार्थ के 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें आवेश यानी Q का मान दिया गया है 1 कूलाम। Q बराबर है 1 कूलाम। मूल आवेश यानी स्मॉल e का मान हमें पता है, ये होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है यानी n निकालना है। तो फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q बराबर NE। तो यहाँ पे हमें n का मान निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा Q बटे E। ये E इनटू में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चली जाएगी। इस तरीके से n का मान आएगा Q अपॉन E। यहाँ पे वैल्यू रख देना है। Q का मान है 1 कूलाम बटे स्मॉल e का मान है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको हम 2 से काट सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 अठी 16। 8 से हमें 5 को भाग देना है। 5 छोटा है, 8 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 50 हो गया। अब ये 50 बड़ा हो गया, 8 छोटा हो गया। 6 बार ले जाएंगे, 8 छंग 48,
2 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, एक 0 बढ़ाएंगे, 8 दूना 16, 4 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40 और इस तरीके से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे जब हमने 8 से 5 को डिवाइड किया तो ये आया है 0.625। अब जो 10 की पावर -19 है बटे में, यह अंश में जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 0.625 गुणे 10 की पावर, ये -19 था, ऊपर जाएगी पावर तो प्लस की हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा प्लस का 19। क्या हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा। अब ये दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, इसको अगर हम एक अंक पीछे की ओर विस्थापित करें तो ये हो जाएगा n बराबर 6.25 और जब भी हम दशमलव को आगे से पीछे की ओर विस्थापित करते हैं तो पावर माइनस में आती है, उतने अंक तक आती है, यानी पावर उतनी ही माइनस में आती है जितने अंक हम दशमलव को विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हम दशमलव को आगे से पीछे की ओर एक अंक तक विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए पावर 10 की -1 आ जाएगी। अगर यहाँ पे ले आते 2 अंक तक लाते तो -2 हो जाता, 3 अंक तक लाते तो -3 हो जाता, यानी जितने अंक विस्थापित करेंगे उतनी पावर आएगी। आगे से पीछे जा रहे हैं तो माइनस में पावर, और अगर हम पीछे से आगे की ओर दशमलव को विस्थापित कर रहे हैं तो पावर धनात्मक होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे पावर है 10 की पावर 19 प्लस का 10 की पावर 19, तो ये हो जाएगा n बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर 19 से 1 जाएगा, 18 बचेगा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 कूलाम आवेश में। अतः अंत में आपको एक लाइन लिखना है, अतः 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके ऑप्शनल क्वेश्चनों में पूछा गया है, इसको आपको कायदे से याद रखना है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका सोल्यूशन भी आपको आना चाहिए, और अगर विकल्प में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे आवेश के प्रकारों पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे आवेश के प्रकार को, तो हेडिंग डालना है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। इसमें सबसे पहले हेडिंग हम डाल देंगे धनावेश। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। जैसे सोडियम है, जब यह 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पर धनावेश आ जाता है। और एक दूसरा एग्जांपल हम ऋणावेश का ले लें, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर 1 माइनस होता है कब, जब यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और तब ये बन जाता है Cl।
यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो इस पर ऋणावेश आ जाता है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इस पर धनावेश आ जाता है। फिर इसके बाद में हम दूसरी हेडिंग डालेंगे ऋणावेश। ऋणावेश, तो ऋणावेश में हम लिखेंगे जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेश प्रदर्शित करता है। तो डेफिनेशन में लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है, उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं, उसे ऋणावेश कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लोरीन पर एक माइनस होता है, एक ऋणावेश होता है कब? जब यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और सोडियम पर एक प्लस आता है कब? जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो यह एरो की दूसरी साइड में होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो यह एरो की दूसरी साइड में यानी बाईं ओर होंगे, या हम कहें अभिकारक की ओर होंगे। इतना आप लोग नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे विद्युत धारा को। तो हेडिंग डाल देना है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आई यहाँ पे आपका कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर हो जाएगा Q अपॉन टी। आई बराबर Q अपॉन टी, या इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर आई टी, यानी टी का आई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई आई टी हो जाएगा। तो Q बराबर आई टी हम कहें, या आई बराबर Q अपॉन टी कहें। अब जो विद्युत धारा होती है इसका मात्रक एम्पियर होता है, या अगर हम इसके फार्मूले से निकालना चाहें तो Q का मात्रक होता है कूलाम, टी का मात्रक होता है यानी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम बटे सेकंड, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। तो लिखेंगे हम कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में हम आएंगे इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल पर। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे धारा पर आधारित एक न्यूमेरिकल को। इसमें दिया गया है कि किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है प्रति सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है, अर्थात I बराबर दिया गया है 10 एम्पियर। I का मान क्या है? 10 एम्पियर है। फिर इसके बाद में कहा गया है कि प्रति सेकंड इससे बहने वाली, यानी टाइम t बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब है कि टाइम क्या होगा? 1 सेकंड होगा। फिर प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी n का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यह मूल आवेश के बराबर होता है, यानी स्मॉल e के बराबर होता है। स्मॉल e का मान क्या दिया गया है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यह मूल आवेश के बराबर होता है और इसका मान 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है।
अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है, Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। और हमने पढ़ा है कि Q बराबर NE भी होता है, तो साइड में हम लिख सकते हैं कि Q बराबर NE, क्योंकि Q बराबर NE। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा Q बराबर IT, लेकिन जो Q है ये NE के बराबर होता है, तो Q के स्थान पर हमको NE रख देना है, तो NE बराबर हो जाएगा IT के। NE किसके बराबर हो जाएगा? IT के। Q बराबर IT होता है, लेकिन हमें पता है कि Q बराबर NE भी होता है, तो Q के स्थान पर NE रखेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा NE बराबर IT। यहाँ पे हमें N का मान निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो N बराबर हो जाएगा IT अपॉन स्मॉल e, यानी जो इनटू में है स्मॉल e या इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चली आएगी, यानी IT के अपॉन में आएगी, तो हो जाएगी IT अपॉन e। अब यहाँ पे हमको वैल्यू रख देना है, यानी N बराबर I का मान क्या है? I का मान है 10, T का मान क्या है? 1 है, बटे E का मान क्या है? तो E का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा N बराबर 100 एकम 100 बटे में 16, और ये जो 10 की पावर माइनस 19 है यह ऊपर जाएगी तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं इनटू में 10 की पावर प्लस 19। अब 16 से 100 को भाग देना है, तो 16 से जब हम 100 को भाग देंगे तो ये आएगा 16 छक 96 होता है, घटाएंगे 4 बचेगा, 4 छोटा 16 बड़ा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 40 हो गया, फिर 16 दूना 32 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 बचेगा, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाएंगे 80 हो गया, 16 पंचे होता है 80। इस तरीके से पूरा पूरा कट जाएगा। 16 से जब हम 100 को भाग करेंगे तो ये आएगा कितना? 6.25। कितना आएगा? 6.25 आएगा, और गुणे में 10 की पावर ये हो जाएगा प्लस का 19। माइनस का 19 था जब ये बटे में था, लेकिन जब ये अंश में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर प्लस 19। इसे अब आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे विद्युत विभव को, तो हेडिंग डाल देना है विद्युत विभव। विद्युत विभव तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं, यानी विद्युत विभव क्या होता है? तो अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर इसका फार्मूला हो जाएगा W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q। अगर हम इसके फार्मूले से इसका मात्रक निकालें तो W मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, Q मतलब आवेश, और आवेश का मतलब होता है कूलाम, यानी जूल बटे कूलाम। इसी को हम कहते हैं वोल्ट। तो अंत में हम एक लाइन लिखेंगे कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे विद्युत विभवांतर पर। अब इसके बाद में अगली हेडिंग डाल देंगे विभवांतर। तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं।
इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर हो जाएगा W/Q। V बराबर W/Q। अगर हम इसके फार्मूले से मात्रक निकालें तो W का मात्रक हो जाएगा जूल और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम, यानी जूल बटे कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। तो अंत में हम लिखेंगे कि इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम या फिर हम कहें वोल्ट होता है। तो वैद्युत विभव क्या है? अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर में क्या होता है कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। इसे दोनों को ही हम V से प्रदर्शित करते हैं और दोनों का ही फार्मूला हो जाता है V बराबर W/Q और मात्रक भी इनके सेम होते हैं, वोल्ट होता है इनका मात्रक। तो इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे ओम के नियम पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे ओम के नियम को। तो हेडिंग डाल देना है ओम का नियम। ओम का नियम जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब और इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब व लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के
उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती कहें या हम अनुक्रमानुपाती कहें, दोनों इक्वल होती हैं। तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात जो V है ये समानुपाती होगी I के। यानी ओम का नियम क्या है? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम उन्हीं के नाम से जानते हैं, यानी ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं, और भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या आएगा, जैसे ताप, दाब और उसकी लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, यानी V समानुपाती होगा I के। और हमें पता है कि जब भी हम इस समानुपाती के साइन को हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वहां पे आता है। तो यहाँ भी जब हम इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे I को हम स्मॉल I से भी लिख सकते हैं और कैपिटल I से भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे R एक समानुपाती नियतांक आएगा, जिसे हम चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इसे में हम लिखेंगे, इसमें हम आगे लिखेंगे कि जहां R एक समानुपाती नियतांक है, R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है? R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और R का मान क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V/I। R बराबर V/I। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। यानी ओम का नियम क्या होता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब व आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में जो बहने वाली धारा है या इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। और हमें ज्ञात है कि जब भी हम इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ भी R कांस्टेंट आएगा, जहां R क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम R के मान को यहाँ से निकालें तो I इंटू में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चला जाएगा, यानी R का मान आएगा V/I। यही ओम का नियम होता है, इसे अब आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे विद्युत प्रतिरोध को। तो हेडिंग डाल देना है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर, इसका फार्मूला होता है V/I। R बराबर V/I। अभी हमने ओम के नियम में देखा, और इसका मात्रक ओम होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। ओम होता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं।
और ओमेगा को हम ऐसे बनाते हैं, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर V अपॉन आई, ये प्रतिरोध का फार्मूला होता है और इसके मात्रक को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को। तो हेडिंग डाल देना है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात जो प्रतिरोध है यानी R ये समानुपाती होगा L के, यानी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट होता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो R है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा A के। R ये व्युत्क्रमानुपाती होगा A के, यानी जहां कहीं पे व्युत्क्रमानुपाती होगा वहां पे 1 अपॉन में लिखेंगे और जहां पे समानुपाती होता है वहां पे हम सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं। तो चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आप नोट करें। फिर इसके बाद में हम अगले पॉइंट पे आते हैं। फिर इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट होता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। और इसका चौथा पॉइंट होता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो एक लाइन लिखेंगे अंत में, अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध
बढ़ जाता है। चौथे पॉइंट में हमने देखा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कारक होता है लंबाई, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा कारक होता है क्षेत्रफल, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा कारक होता है तार का जो पदार्थ है, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। और चौथा पॉइंट होता है ताप, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसे आप नोट करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार से होता है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र में एक परिपथ दिया गया है जिसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 ये एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़ने का मतलब होता है कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है ये तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। फिर इसमें हमने देखा कि प्रथम प्रतिरोध यानी R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 है और R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 है। और इसमें श्रेणी क्रम में समान धारा I प्रवाहित होती है, यानी श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है, यानी I धारा R1 में भी प्रवाहित होगी, R2 में भी प्रभावित होगी और R3 में भी प्रभावित होगी। अब हम देखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से V1 में V1 का मान हो जाएगा IR1। ओम के नियम से V1 का मान हो जाएगा IR1 क्योंकि धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध R1 है। फिर इसी प्रकार इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। V2 बराबर हो जाएगा IR2, यानी धारा R2 में भी I प्रवाहित हो रही है लेकिन प्रतिरोध R2 है तो V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे V2 बराबर हो जाएगा IR2, जिसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार V3 बराबर हो जाएगा IR3। क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा, यानी R3 में प्रवाहित धारा I है, धारा तीनों में समान होती है लेकिन प्रतिरोध यहाँ पे R3 हो जाएगा तो V3 बराबर IR3 हो जाएगा। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा V1 + V2 + V3 बराबर IR1 + IR2 + IR3। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये V1 + V2 + V3 है ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये V के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेल के द्वारा जो प्रवाहित विभवांतर है ये V है और यही V जाकर के R1 में V1 हो गया, R2 में V2 हो गया और R3 में V3 हो गया। तो तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो हम V1 + V2 + V3 के स्थान पे V कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे I तीनों ही पदों में कॉमन है तो I को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर ये बचेगा R1 + R2 और प्लस का R3। अब इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे कि ओम के नियम से हमें पता है कि V बराबर IR होता है, यानी V बराबर क्या होता है? IR होता है। चूंकि V बराबर IR, जहां पे V है इसके स्थान पे रख देना है IR, बराबर हो जाएगा I × R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे हम देखेंगे I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी R बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3। यही श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र क्या आता है? R बराबर R1 + R2 + R3। यहाँ पे V बराबर I × R1 + R2 + R3 था। हमें पता है कि V का मान क्या होता है? V का मान IR होता है। तो V के स्थान पे हम रख देंगे IR, बराबर में जो पद लिखा हुआ वैसे लिखा रहेगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी R का मान आएगा R1 + R2 + R3। अगर तीन प्रतिरोधों के अतिरिक्त 4 प्रतिरोध होते, 5 प्रतिरोध होते तो वही इसी तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़ते चले जाते, यानी +R4 + R5 इस तरीके से हम करते चले जाते। इस तरीके से श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 + R2 + R3 ...
Rn तक, यानी जितने प्रतिरोध होंगे सब इसी क्रम में जुड़ते चले जाएंगे। इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन किस प्रकार से होता है। तो इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र में एक परिपथ दिया गया है जिसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 ये एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़ने का अर्थ यह है कि इन तीनों प्रतिरोधों के जो पहले सिरे हैं यह एक बिंदु से, और जो इनका दूसरा सिरा है यह एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। इस परिपथ में हम धारा I को प्रवाहित करते हैं जो बिंदु A से तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। पहली धारा I1 जो R1 प्रतिरोध में बह रही है, दूसरी धारा I2 जो R2 प्रतिरोध में बह रही है, और तीसरी धारा I3 जो R3 प्रतिरोध में बह रही है। ये तीनों धाराएं मिल करके बिंदु B से I के रूप में, यानी धारा I के रूप में प्रवाहित होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो धारा I है इसका मान हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि धारा I ही बिंदु A से I1, I2 और I3 में डिवाइड होती है। फिर ये तीनों मिलकर के I बना देती हैं, यानी धारा I के रूप में प्रवाहित होती हैं। अब हम आएंगे ओम के नियम पे, तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब इसमें हम देखेंगे कि ये तीनों प्रतिरोध ये एक एक सिरे से जुड़े हुए हैं, यानी पहला सिरा तीनों प्रतिरोधों का एक बिंदु से और दूसरा सिरा तीनों प्रतिरोधों का एक बिंदु से, यानी इसमें जो विभवांतर का मान होगा वो समान होगा, अर्थात V होगा। यहाँ पे हम धारा I1 का मान निकालेंगे तो ओम के नियम से I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1, क्योंकि I बराबर होता है V अपॉन R, तो यहां से I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1, क्योंकि V ये तीनों प्रतिरोधों में समान रहेगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार I2 यानी दूसरे R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 का मान क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3, यानी तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 का मान क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। तीनों प्रतिरोधों में V समान है, क्योंकि इन तीनों प्रतिरोध जो है इनका पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है, इसलिए विभवांतर का मान समान होगा। अब इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, यानी तीनों ही समीकरणों को अगर हम जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, तो इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहां से हमने I1, I2 और I3 का मान निकाला है, तो तीनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर यह हो जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है यह I के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है, क्योंकि ये तीनों धाराएं ये मिल करके बिंदु B से I के रूप में प्रवाहित होती हैं। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R। जहां पे I लिखा हुआ है यहाँ पे हमें कर देना है V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि V कॉमन नजर आ रहा है, तो V को कॉमन ले लेना है, तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी V को कॉमन ले लिया गया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कट जाएगा, ये बचेगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यही समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है। इसे अब आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य को, तो हेडिंग डाल देना है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि कार्य करने की समय दर को
समय दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर फार्मूला होता है W/T। P बराबर W/T। अगर हम इसके फार्मूले से मात्रक को निकालें तो W यानी कार्य का मात्रक होता है जूल, T यानी समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी जूल बटे सेकंड को ही हम वाट कहते हैं। इस तरीके से शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक वाट होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति का मान क्या होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर, हम कहें एक हॉर्स पावर बराबर, ये होता है 746 वाट के बराबर। यानी एक अश्व शक्ति का मान क्या होता है, तो 746 वाट होता है। इसे आपको याद रखना है। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे किलोवाट घंटा पे। अब इसके बाद में हम जानेंगे किलोवाट घंटा को। तो हेडिंग डालना है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। तो किसी परिपथ में 1 किलोवाट के उपकरण में 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे ही हम 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट कहते हैं। घरों तथा व्यापारिक संस्थानों में ऊर्जा की माप के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाते हैं उसे ही हम किलोवाट घंटा या फिर यूनिट कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी परिपथ में 1 किलोवाट के उपकरण में 1 किलोवाट के उपकरण में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट कहते हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है। तो हेडिंग डाल देना है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। अब 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट और गुणे में 1 घंटा। अब 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। जहां कहीं पे किलो आएगा उसका मतलब 1000 होता है, तो 1 किलोवाट है तो 1000 वाट हो जाएगा। गुणे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 60 गुणे 60 कर देना है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, क्योंकि समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड होता है। इसलिए जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो अगर कोई वैल्यू घंटे में है या मिनट में है, उन दोनों स्थितियों में उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 गुणे 6 छक्का 36 और 2 जीरो यानी 3600। फिर इनका हम आपस में गुणा कराएंगे तो 36, 2 जीरो ये और 3 जीरो इसका, यानी टोटल हो जाएंगे 5 जीरो। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि मान लिया कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। दशमलव के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अब दशमलव को हम पीछे से आगे की ओर बढ़ाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पे ला रहे हैं तो ये हो जाएगा 3.6
गुणे 10 की पावर कितने अंक ला रहे हैं दशमलव को, तो 1 2 3 4 5 6 अंक तक ला रहे हैं, तो पावर आ जाएगी प्लस में। अगर हम दशमलव को पीछे से आगे की ओर विस्थापित करते हैं तो पावर प्लस में आती है, और अगर हम आगे से पीछे की ओर विस्थापित करते हैं तो पावर माइनस में आती है। जितने अंक विस्थापित करते हैं उतने अंक की पावर आती है। तो यहाँ पे हम 6 अंक विस्थापित कर रहे हैं तो पावर हो जाएगी 6, पीछे से आगे की ओर गए हैं तो पावर आएगी प्लस में, तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 ये हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे आप नोट करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें वाट दिया गया है कितना, 60 वाट, घंटे दिए गए हैं कितने, तो घंटे दिए गए हैं 10 यानी 10 घंटे, और जो दिन दिया गया है ये कितने दिए गए हैं, तो दिन दिए गए हैं 30। फिर अब हम फार्मूला लगाएंगे किलोवाट घंटा या यूनिट का। किलोवाट घंटा या यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। तो इसमें हम देखेंगे वाट कितना है, तो 60 वाट है, गुणे घंटे कितने घंटे हैं, तो 10 घंटे हैं, गुणे दिन कितने हैं, 30 हैं, बटे 1000। यानी अगर ये 30 दिन ना भी दिए होते तो हम एक महीने में सामान्यतः 30 दिन मानेंगे। यानी एक महीने में कितने दिन होंगे, तो 30 दिन मानना है यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा, यानी ये आएगा 6 कम 6 त्रिक 18 किलोवाट घंटा, 18 किलोवाट घंटा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 दिन में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी, यानी ये ऊर्जा आई है किलोवाट घंटा में, यहाँ कहे यूनिट में, हमें निकालना है इसको जूल में। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। तो जो ये किलोवाट घंटा आया है इसको 3.6 गुणे 10 की पावर 6 से गुणा करा देना है। तो ये हो जाएगा 3.6 का हम गुणा करवा रहे हैं 18 से, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 24 और 4 28, 1 का 6 से 6, 1 का 3 से 3, 8 8 6 14, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी 648। तो 648 गुणे 10 की पावर 6, एक संख्या बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा देना है। अब हम अगर इस दशमलव को आगे की ओर विस्थापित करें तो ये हो जाएगा 6.48 गुणे 10 की पावर 6 था, पीछे से हमने एक अंक दशमलव को बढ़ाया तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 जब 10 की पावर 6 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 10 की पावर 7, यानी ये आंसर आ जाएगा 10 की पावर 7 जूल। 6.48 गुणे 10 की पावर 7 जूल, यानी 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को अगर हम 10 घंटे प्रतिदिन जलाएं तो 30 दिन में 6.48 गुणे 10 की पावर 7 जूल ऊर्जा व्यय होगी। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके अगले क्वेश्चन पे। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें विभवांतर यानी V का मान दिया गया है 250 वोल्ट और धारा I का मान दिया गया है 5 एम्पीयर। धारा I का मान दिया गया है 5 एम्पीयर। एक बल्ब की सामर्थ्य दिया गया 25 वाट, एक बल्ब का सामर्थ्य दिया गया है 25 वाट। माना परिपथ में n बल्ब है, माना परिपथ में n बल्ब हैं, तो n बल्बों का सामर्थ्य, n बल्बों का सामर्थ्य यानी P बराबर ये हो जाएगा 25 × n।
एक बल्ब का सामर्थ्य क्या है, एक बल्ब का सामर्थ्य है 25 वाट। हमने माना कि परिपथ में n बल्ब है तो n बल्बों का सामर्थ्य हो जाएगा 25 इंटू n। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है, P बराबर VI, यानी जो सामर्थ्य होता है या विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे P का मान है 25N बराबर V का मान है 250 वोल्ट और I का मान है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें N का मान निकालना है, तो N बराबर हो जाएगा 250 गुणे 5 बटे 25, यानी 25 से N के गुणे में इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 250 इंटू 5 बटे 25। 25 से 250 को काटेंगे तो 25 दहम 250 होता है, यानी N बराबर 10 बचे 50 हो जाएगा। अतः परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, तो 25 वाट के 50 बल्ब जल सकते हैं। तो अंत में एक लाइन लिखना है, अतः परिपथ में 25 वाट के 50 बल्ब जल सकते हैं, 50 बल्ब जल सकते हैं। परिपथ में 25 वाट के 50 बल्ब जल सकते हैं, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगले प्रश्न पे। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे एक अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब, 60 वाट के 5 पंखे तथा 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर लगा है। प्रतिदिन सभी यंत्र औसतन 10 घंटे कार्य करते हैं। 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए और 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि किलोवाट घंटा या यूनिट निकालने का फार्मूला होता है, किलोवाट घंटा या फिर हम कहें यूनिट निकालने का सूत्र होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। इसमें हम देखेंगे कि कितने वाट के कितने उपकरण हैं उनका गुणा कराना है, प्लस अगले उपकरण पे आएंगे उसके वाट का उसकी संख्या से गुणा कराना है, प्लस अगले उपकरण पे आना है उसके वाट का उसकी संख्या से गुणा कराना है। इस तरीके से जितने भी उपकरण होंगे उनकी शक्ति का उनकी संख्या से गुणा करवा के हम वाट निकाल सकते हैं, यानी हम कुल सामर्थ्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वाट में हम देखेंगे कि 100 वाट के 10 बल्ब हैं, यानी 100 गुणे 10, प्लस अगले उपकरण पे आएंगे तो 60 वाट के 5 पंखे हैं, तो 60 गुणे 5, प्लस अगले उपकरण पे आएंगे 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, यानी 1000 गुणे 1 गुणे ये वाट हो गया पूरा, यानी 3 उपकरण थे तो उनकी सामर्थ्य का उनकी संख्या से गुणा करवाया, प्लस अगले उपकरण पे आए उनकी सामर्थ्य का उनकी संख्या से गुणा करवाया, प्लस अगले उपकरण पे आए तो उनकी सामर्थ्य का उनकी संख्या से गुणा करवाया। अब हम आएंगे घंटे पर, कितने घंटे कार्य करते हैं सारे उपकरण, तो 10 घंटे कार्य करते हैं। फिर कितने दिन तक, तो 30 दिन तक, तो गुणे में हो जाएगा 30 बटे में 1000, बटे में हो जाएगा 1000। फिर इसके बाद में इसे हम आगे हल करेंगे तो 100 का 10 से गुणा ये हो जाएगा 1000, प्लस 60 का 5 से गुणा ये हो जाएगा 300, प्लस 1000 का 1 से गुणा तो हो जाएगा 1000 ब्रैकेट क्लोज, इनटू 10 का 30 से गुणा तो हो जाएगा 300 बटे में 1000। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि ये हो जाएगा 1000 1000 2000, 2000 में 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2300, और 2300 का गुणा करवाना है 300 से, बटे में हो जाएगा 1000, यानी आपस में जुड़ जाएंगे 1000, फिर ये हो जाएगा 1300, 1300 में 1000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2300। अब 2300 का गुणा करवाना है 300 से, बटे में क्या है 1000, तो 3 जीरो से 2 जीरो ये और 1 जीरो ये कट जाएगा, यानी ये आएगा 3 का गुणा करवाना 230 से, 3 का 0 से 0, 3 का 3 से 9, 3 का 2 से तो 6, 3 दूना 6, यानी 690 यूनिट कितनी ऊर्जा आएगी, तो ये आएगी 690 यूनिट। अब इसमें कहा गया है कि 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मान आया 690 यूनिट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुल लागत कितनी हो जाएगी, 30 दिन में विद्युत ऊर्जा की कुल लागत क्या हो जाएगी, तो यूनिट गुणे दर, यूनिट गुणे दर, 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा निकली है, तो 690 यूनिट निकली है। दर क्या है, दर है 4 रुपए प्रति यूनिट, तो 4 से गुणा करवा देना है, तो ये हो जाएगा 4 का 0 से गुणा 0, 4 नवा ये हो जाएगा 36 का 6 हासिल आया 3, 4 6 24 और 3 हो जाएगा 27,
यानी 2760 रुपए। कुल लागत क्या आएगी? तो कुल लागत आएगी 2760 रुपए। अब इसे आप नोट करेंगे, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें जिससे कि विद्युत बल्ब फ्यूज ना हो, तथा बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है। वाट से आपको ये जान लेना है कि ये सामर्थ्य दी गई है 100 वाट, क्योंकि वाट शक्ति का या हम कहें सामर्थ्य का मात्रक होता है। 200 वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, अर्थात V का मान दिया गया है 200 वोल्ट। फिर इसमें अधिकतम धारा यानी I का मान निकालना है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, P बराबर VI। यहां से हमको I का मान निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा P अपॉन V, जो इंटू में होता है इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चला जाता है। यहां से हम वैल्यू रखेंगे, तो P का मान है 100 वाट बटे V का मान है 200 वोल्ट। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/2 का मतलब 0.5, यानी I का मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर। यही अधिकतम धारा हो जाएगी। फिर इसके बाद में इसमें पूछा गया है कि बल्ब का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए, तो R निकालना है। R निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, R बराबर V² अपॉन P। क्या होता है? प्रतिरोध और विभवांतर और शक्ति में संबंध होता है R बराबर V² अपॉन P। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे V की। V का मान है 200, स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, अपॉन में P का मान है 100 वाट। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी R बराबर हो जाएगा 200 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 400 ओम, यानी प्रतिरोध का मान हो जाएगा 400 ओम और अधिकतम धारा आ जाएगी 0.5 एम्पियर। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अगले प्रश्न पर। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है तुल्य प्रतिरोध, दूसरा पार्ट है परिपथ की धारा, और तीसरा पार्ट दिया गया है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे इसके पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस 2 ओम प्रतिरोध को और इस 2 ओम प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से समांतर क्रम में हैं। तो लिखेंगे कि 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर मान लिया कि इन दोनों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है, 1/R1 बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध को हम मान लिए कि R1 है, तो समांतर क्रम में है, तो 1/2 प्लस 1/2। यहां से हम देखेंगे 1/R1 बराबर हर बराबर है, तो हम एक बार लिखेंगे, अंश जुड़ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2/2 कट जाएगा, आएगा 1 ओम। या हम कह सकते हैं कि R1 का मान क्या आ गया? तो R1 का मान आ गया 1 ओम। अब इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि बाकी जो बचा 1 ओम और ये जो आपका 3 ओम है और ये जो इसका तुल्य प्रतिरोध आया 1 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। इस तरीके से पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो आपका 1 ओम, 3 ओम और जो तुल्य प्रतिरोध R1 निकला है, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें। 1 ओम व 3 ओम तथा R1 जो आपका निकला है को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? इसको हम मान लेंगे कि ये R है तुल्य प्रतिरोध, तो ये 1 ओम प्लस फिर 3 ओम प्लस R1 का मान है 1 ओम। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध यानी R जो हम माने हैं, तुल्य प्रतिरोध यानी जिसको हम R माने हैं, थोड़ा सा बढ़ा के इधर लिख दें, ये आ जाएगा 3 1 4 1 5 ओम। कितना आ जाएगा?
5 ओम। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध का मान 5 ओम। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को समांतर में जोड़ना है। जब हम इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे तो आएगा तुल्य प्रतिरोध 1 ओम। अब हम देखेंगे 1 ओम, 1 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1, 3, 4 और 1 5 ओम, ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट कहा गया है कि परिपथ की धारा यानी I बराबर, फार्मूला होता है V अपॉन R। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो V का मान है 10 वोल्ट बटे तुल्य प्रतिरोध क्या निकला है, तुल्य प्रतिरोध यानी R निकला है 5 ओम बटे में 5, 5 दूना 10, यानी परिपथ में धारा आ जाएगी 2 एम्पियर। परिपथ में धारा कितनी आ जाएगी, तो परिपथ में धारा आ जाएगी 2 एम्पियर। अब इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में दिया गया है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, तो फार्मूला होता है V बराबर आई आर। तो यहाँ पे विभवांतर निकालना है। I का मान निकला है 2 एम्पियर और इसमें कहा गया 3 ओम प्रतिरोध वाले यानी R का मान रखना है 3। तो V बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 वोल्ट। तो 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर आएगा 6 वोल्ट। इसे अब आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि संलग्न परिपथ में R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 5 ओम, R5 बराबर 20 ओम तथा बैटरी 18 वोल्ट की है। परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा इसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले R1 हम देखेंगे 15 ओम है, तो R1 के स्थान पे हम रख देंगे 15 ओम। R2 10 ओम है, तो R2 के स्थान पे 10 ओम। R3 30 ओम है, तो R3 के स्थान पर 30 ओम। R4 5 ओम है, तो R4 के स्थान पे 5 ओम। R5 20 ओम है, तो R5 के स्थान पर 20 ओम। अब हम देखेंगे कि जो R1, R2 और R3 है ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लिखेंगे कि R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर मानेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डैश मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी R1, R2, R3 को जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे उसका तुल्य प्रतिरोध हम मान लेंगे कि R डैश है। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो 1/R डैश बराबर 1/R1, R1 का मान क्या है 15 ओम है, प्लस 1/R2, R2 का मान क्या है 10 ओम है, प्लस 1/R3, R3 का मान 30 ओम है, तो बट्टे में हो जाएगा 30। अब हम इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 15 दूना 30 होता है यानी 2 एक कम 2 हो जाएगा। 10 तिया 30 होता है यानी 3 एक कम 3 हो जाएगा, प्लस 30 एक कम 30 होता है यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1/R डैश बराबर 3 2 5 1 6/30, 6 से काट देंगे 6 कम 6 6 पंचे 30, यानी R डैश बराबर आएगा 5 ओम। R डैश बराबर क्या आएगा 5 ओम। यानी जब हम R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 5 ओम। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 5 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें कि R डैश बराबर 5 ओम। अब इतना आप नोट करें। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि जो R4 और R5 हैं ये दोनों एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम 5 ओम के साथ जोड़ेंगे। इस तरीके से पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो इतना आप नोट करें। अब इसके बाद में R4 व R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, R4 व R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर
R4 व R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी जहां कहीं पे भी आपको प्रतिरोध एकदम सीध में ऊपर नीचे ऐसे लिखे नजर आएंगे वहां पे आपको समांतर क्रम में जोड़ना है, और जहां पे एकदम सीधा सीधा ऐसे पैरेलल या हम कहें क्षैतिज में प्रतिरोध आपको नजर आएगा वहां पे आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। तो R4 व R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम मानेंगे कि R डबल डैश है, तो ये हो जाएगा 1/R4 प्लस 1/R5। वैल्यू रख देना है 1/R डबल डैश बराबर 1/R4, R4 का मान है 5 ओम, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस R5 का मान क्या है, R5 का मान है 20, तो 1/20। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि 20 और 5 का जो एलसीएम है ये हो जाएगा 20, 5 चौको 20 होता है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 20 एकम 20 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1/R डबल डैश बराबर 4 1 5, 5/20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी R डबल डैश का मान आ जाएगा 4 ओम। R डबल डैश का मान क्या आएगा, 4 ओम आएगा। यानी इन तीनों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आया है, इन दोनों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आया है कितना, 4 ओम आया है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में है, तो अब इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। इतना आप नोट करें। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश, दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये इसको हमने माना R डैश और इसको हमने माना R डबल डैश। R डैश का मान आया था 5 ओम और R डबल डैश का मान आया है 4 ओम। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 9 ओम, यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 9 ओम। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे परिपथ में बहने वाली धारा के मान को। अब इसके बाद में हम निकालेंगे परिपथ में बहने वाली धारा के मान को। तो धारा I बराबर फार्मूला होता है V/R। I बराबर V/R। V का मान कितना दिया गया है, 18 वोल्ट की बैटरी है, 18/R। R मतलब तुल्य प्रतिरोध, R का मान निकला है 9 ओम, तो बटे में कर देना है 9, 9 गुना 18, यानी I बराबर आएगा 2 एम्पियर। तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान आ जाएगा 2 एम्पियर और पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आएगा 9 ओम। अब इसे आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में चैप्टर 11 विद्युत को एक ही क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इससे आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।